नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप में से जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपकी एक स्ट्रैटेजी बनाने में, आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हो, अभी टीसीएस क्या बदलाव कर सकता है, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, साइंस के क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएं अकॉर्डिंग टू टीसीएस का जो पैटर्न होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बातें करूँ, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि साइंस में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और कोई भी सब्जेक्ट में 100% स्कोर करना इजी टास्क नहीं होता जब हम वहाँ पे बात करते हैं जीएस जीके की, एक्सेप्ट मैथ। तो आपका भी यहाँ पर टारगेट 22 प्लस है, या फिर 22 प्लस अगर आपके आ रहे हैं साइंस में टेस्ट में, तो वेल और बहुत ही अच्छा ये स्कोर है। और देखिए, अगर मैं कर दूं कि 25 आउट ऑफ 25, तो ये मतलब सुनने में अच्छा लगता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। क्योंकि देखिए, एक से दो सवाल ऐसे आपके पूछ लिए जाएंगे ना, तो वो कभी आपने नाम सुना होगा, कुछ ऐसे फैक्चुअल डाटा ही पूछ लिया जाए हेम्योपैथी के खोजकर्ता कौन है भाई, ठीक है ना। मतलब ऐसा चीज़ भी कुछ भी बायोलॉजी में ही पूछ ले, फिजिक्स में ही पूछ ले, केमिस्ट्री में ही पूछ ले। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 22 प्लस। और अगर आप में से कोई लोग भी 22 प्लस कर रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो मैथ रीजनिंग के साथ साथ, ठीक है। आइए बात करते हैं, इसमें 4 सेक्शन बनेंगे साइंस में आपके, ठीक है। फिजिक्स का आपका एक सेक्शन बनने वाला है, केमिस्ट्री का बनने वाला है, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका बायोलॉजी का होने वाला है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में। अब देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे हर एक सेक्शन से, अगर हम बात कर लें तो ये आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा सवाल आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट से, ठीक है। इन्वायरमेंट से बात कर ले तो आपके 200 से 250 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पिछले बार पूछे गए थे, पूरे शिफ्ट में मिला करके अगर हम बात कर ले तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कम होगा। और बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में पढ़नी है, और ईजी चीज़ें आती है वो आप बना भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास अगर आपने कभी पढ़ रखा है या नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कैसे, ये अंत तक आपको सारी की सारी चीज़ें वीडियो में बने रहे, मैं आपको सब कुछ क्लैरिटी और एक प्रोसेस के तहत और एक एनालिसिस के तहत। होता है ना कि दो चीज़, एक होता है बुद्धिमान और एक हो गया विद्यमान। अगर आप विद्वान बनने की ओर निकल पड़े तो आपके एग्जामिनेशन क्रैक ना हो पाएंगे, लेकिन आप महारती हासिल कर लोगे उस सब्जेक्ट में। बट बुद्धिमान बनना है, हमें एग्जामिनेशन क्रैक करनी। तो मैं वो हर एक बात रखूँगा कि आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं साइंस में, ग्रुप डी के जो पेपर आने वाले हैं, जिसमें 22 प्लस आप स्कोर कर सकते हो बखूबी से। तो साहब, सबसे पहले बायोलॉजी पे अच्छा स्कोर करना है आपको, उसके बाद फिजिक्स में अच्छा स्कोर इन द सेंस कि आपके क्वेश्चन बनेंगे अच्छे, केमिस्ट्री में उसके बाद बनेंगे, और उसके बाद इन्वायरमेंट में। तो मैं दो सवाल आपसे अभी कुछ पूछना चाहता हूँ, तो दो सवाल आप हमें सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे पहला सवाल, कुछ रीज़न है इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि जो लैटरल ओवरलैपिंग होती है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, तो जिसे हिंदी में कहते हैं पार्श्व अध्यारोपण, तो उनमें जब ओवरलैपिंग होती है, लैटरल ओवरलैपिंग जो होती है, ठीक है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है लैटरल ओवरलैपिंग। तो इस समय कौन सी बॉन्ड का निर्माण या फिर फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बोथ। आप समझ रहे होंगे, लैटरल ओवरलैपिंग पी वाला और एक्सियल ओवरलैपिंग एस, ठीक है। एस की ओवरलैपिंग ऐसे हो गई, और पी की अगर बात कर लिया तो एक ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग ये भी होती है, और लेटरल ओवरलैपिंग आप समझ रहे होंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दूसरा सवाल आपसे, एक और सवाल मैं रख रहा हूँ आपके सामने कि इनमें से किसमें आपको ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक को इंग्लिश में कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन में इसमें फॉर्मेशन होगी। बहुत ईजी सवाल है, बेसिक सा सवाल है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ऑप्शन में आ जाए NaCl, H2, HCl, या इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करके हमें सबसे पहले बताइए। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, दो सवाल रखने का सिंपल सा फंडा था, क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी, और आपने ऐसा नहीं होगा कि आप इनमें से कोई भी चीज़ आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इसमें था क्या कि कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने जो भी चीज़ें रटी हुई, वन लाइनर रटी हुई, कहीं से भी इंपॉर्टेंट लाए होंगे नोट्स वगैरह लेकर के, तो देखिए ये सवाल आप नहीं बना पाएंगे कभी भी, ठीक है। क्यों, इसके पीछे केवल और केवल कंसेप्ट छुपा हुआ। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, हर चीज़ को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहला जो आपको तैयारी जो करनी है साइंस में, आपका जो होना चाहिए बेसिक चीज़ जो होना चाहिए एनसीईआरटी। देखिए, मैं केवल ये नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हो जाएगी सारी चीज़, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लूसेंट बहुत ही ख़राब किताब है, बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है। जो आपको बोलता है वो ख़राब किताब है, वो भी फॉलो कर रहा है, और आपको भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, लूसेंट्स अभी ग्रुप डी के लिए मतलब कि सफिशियंट नहीं है वो बुक। आपको क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी करनी है साहब। वो एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छी थी लूसेंट। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करनी। अब देखिए, समझिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको एक पार्ट पढ़ना है केमिकल रिएक्शन।
आप केमिकल रिएक्शन के हर पॉइंट को आपने पूरा एनसीईआरटी से गो थ्रू हुए हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना कम टाइम है, तो ये आपके लिए 3 साल का टाइम था, मैं हमेशा आपको वीडियो में बताते आया हूँ। लेकिन खैर जो बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है, हर एक एक लाइन के साथ हर एक एग्जाम्पल आपको देखनी है। उसके बाद आपको लास्ट में एक्सरसाइज मिलेगी, वो एक्सरसाइज आपको छोड़ना नहीं है, ये याद रखें, वो एक्सरसाइज आपको छोड़ना नहीं है। काफ़ी कंसेप्ट जो आप पढ़े हैं, जो सीखे हैं टॉपिक को, जब आप चैप्टर रीडिंग किए होंगे तो वो सारा चीज़ को आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर एक्सरसाइज में, बहुत उम्दा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए जब ये इतना जब आप प्रोसेस करेंगे ना, तो आप में से इसमें से कई लोग जब आप ग्रुप डी के क्वेश्चन लगाए हुए होंगे ही, या जब आप लगाएंगे तो आपको ये इसमें से ही कई सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब पहला चीज़ ये है कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी एग्जाम चले जाएं इंडिया में, कोई भी एग्जाम दीजिए, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बट पढ़ने का तरीका होना चाहिए, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से भी नहीं कुछ होगा। ठीक, आइए पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आप में से कई लोग पेड कोर्स भी लिए होंगे साइंस के, कोई भी टीचर से लिए होंगे, आपने नोट्स को तैयार किया। अगर नहीं किया है तो भाई दिक्कत वाली बात है, विदाउट नोट्स सिलेक्शन होता नहीं है। मैं खुद पेड अपने नोट्स से आप लोगों को दिए हैं, शेयर किए हुए हैं, तो आपको मैंने क्या, हाँ ठीक है मैंने पेमेंट भी लिया उसके बदले, लेकिन हाँ मैंने हर एक स्टूडेंट को कहा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। मैंने हमेशा ही कहा जब भी उस टॉपिक को पढ़े तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्म इन्फॉर्मेशन न्यू मिलेगी, आपको वहाँ ऐड ऑन करना है। तो सेम जब आपने नोट्स बनाया है तो आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, एक्सरसाइज बनाया, तो कुछ ऐसे पॉइंट मिले, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आपको उस नोट्स में ऐड ऑन करना होगा उस टॉपिक पे जाकर के, केमिकल रिएक्शन के टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग के रिएक्शन में टॉपिक में जाकर के, फिजिक्स में लाइट में जाकर के। और ये वन लाइनर तो कंसेप्ट एकदम भूल जाइए, ग्रुप डी में काम आने वाला नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बस सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी बात आ जाइए, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया अपनी किताब से, नोट से भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब कुछ ऐड ऑन कर लिया। 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, अब देखिए अभी आपका पेपर मोस्टली चांस रखिए कि टीसीएस ही ले लेगा एग्जामिनेशन आपका ग्रुप डी। अभी फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट पूरी चांसेस है टीसीएस ही लेगी। लेकिन टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछता है साइंस में, केवल और केवल आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो अवेलेबल है ग्रुप डी की। तो भाई देखिए एसएससी में भी क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं साइंस के, ठीक है, कहीं भी चले जाएं, आपके एनटीपीसी में भी नहीं पूछे थे, लेकिन हाँ ग्रुप डी में काफ़ी भर भर के पूछे। तो ग्रुप डी के टॉपिक वाइज टॉपिक आपको यूथ के बुक में सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप साइंस के क्वेश्चन को लगाइए, जो नहीं बने उसको अच्छे से टिक ऑन करें, या कहीं भी नोट्स वगैरह जो आपका एक तरीका होगा उसको करते चले जाएं, ठीक। तो इस दौरान आपको तीन चीज़, आपको जो तीन प्रोसेस जब आपने किए तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा ना उसका काफ़ी बेनिफिशियल आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम एज इट इज़ डाटा वगैरह बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ आपको कर लेना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी चीज़ वहाँ से छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी को तो कोई एक एक लाइन तक आपको छोड़ना नहीं है। अब चौथा चीज़ आपको क्या करना है, आपका पेपर हुआ था 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का, उसके पेपर को उठाना है और उसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर भी, सिलेबस ही साइंस में था क्योंकि, तो उसके आपके क्वेश्चन है, वाकई आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस, कहीं से कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं नहीं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। जो मैं करने वाला हूँ ऑथेंटिक चीज़ें जो वाकई ऑफिशियल क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे ही आपके काम हो जाएंगे। अब आइए पांचवा प्रोसेस आपको क्या होना चाहिए। पांचवा बहुत अच्छा है, आपका जेई का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जेई के भी आपके सब साइंस के क्वेश्चन आपको लगा डालने हैं। अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे, जेई का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता, लेकिन लगाने पड़ेंगे आपको साइंस में। अब कई लोग सोच रहे हैं ग्रुप डी का एग्जामिनेशन सर इतना क्यों, बस भाई सीट भी कम है, 1 लाख सीट आपके लिए नहीं है, वो पूरे जोन मिला करके आप जब अपने आरआरबी में जाएंगे, जब आप अपने कैटेगरी में आएंगे तो आप सैकड़ों में आपको सीट मिलेंगे, 200 300 400 में ही आप घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, और वहाँ स्टूडेंट अच्छे खासे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो, कई लोग कई अच्छे तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ आपको तैयार करनी पड़ेगी। और अंतिम एक प्रोसेस आपको करना होगा, क्वेश्चन ज़्यादा ये नहीं है, प्रोसेस टफ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दमदार होगा। डीएफसीसीआईएल का पेपर हुआ था आपका, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 24 क्वेश्चन पूछे थे, टोटल 72 क्वेश्चन आप इसको लगाएं। और यहाँ लगाएंगे जब आप तो आपको कुछ नया पैटर्न का फील अंदाज होगा आपको साइंस में। इसमें हुआ होगा क्या, कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया हुआ रहेगा जैसे कि उपधातु मेटालॉइड के बारे में, और 4 स्टेटमेंट रहेंगे, इसमें से कौन सही है उसके ऊपर। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा, डीएफसीसीआईएल चेक करेगा कि आप वाकई आपको क्या साइंस आप रट करके आए हैं या फिर कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं टॉपिक को। तो ये आप जब लगाएंगे काफ़ी अच्छा, मतलब ये देखिए, मैं आप में से हो सकता है यूट्यूबर आपको कोई बताया हुआ ना बताइए, लेकिन ये पेपर जरूर लगाएं डीएफसीसीआईएल के। कुछ क्वेश्चन ईजी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी, लेकिन अच्छा कंसेप्ट आपके पास अगर है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, क्वथनांक के ऊपर अच्छा से पूछ लिया था क्वेश्चन, कितना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है उसके ऊपर। मेटल के ऊपर पूरी प्रॉपर्टी तक डाली थी उन्होंने ऑप्शन में,
तो क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसलिए ये 6 प्रोसेस आपको करनी है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूँ। पहला NCERT साहब, दूसरा आपको नोट्स, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको ग्रुप डी का पेपर लगानी है। उसके बाद चौथे में आपको जेई का पेपर लगाना है, पाँचवा में ALP का और छठा में DFCC। ये मोर देन सफिशियंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट सेम। और मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी करा रखी है, ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरे सब्जेक्ट वाइज मैंने करा रखे हैं, पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ। मैं लिंक बायोलॉजी का प्लेलिस्ट चार एक बार आप देखिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट केवल टाइम दीजिए। मैं बोलता हूँ, यकीन मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे वीडियो देखने के लिए आप खुद बेबस हो जाएंगे। और इन्वायरमेंट के मैं नोट्स भी दे दिया हूँ स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो जो लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। लेकिन सारे चीज़ नोट्स वगैरह मैं मतलब सारे वीडियो वगैरह अवेलेबल यूट्यूब में मैंने खुद अपलोड कर रखे हैं, बायोलॉजी वगैरह सब कुछ पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर लें। बाकी जो मैंने प्रोसेस बताए कीजिए, आपका टारगेट जो है 22+ बहुत अच्छे से अचीव होंगे। और ये एक ईजी टास्क नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये ईजी टास्क नहीं होगा। आपके क्वेश्चन भी गलती होंगे कई सारे एग्जामिनेशन में, ऐसी बात नहीं है। तो 22 का सपना भी काफ़ी धीरे धीरे कम होते होते 17-18 में फिर आप आ जाएंगे। लेकिन आपको 22 करने होंगे, ठीक है। बाकी आपको जो इसमें अच्छी चीज़ें लगी होगी आप अपने स्ट्रेटजी में इंक्लूड करें। हर एक बात को इंक्लूड ना भी करें, इनमें से कोई भी बात आप चाहे तो इंक्लूड नहीं कर सकते, शायद आप इससे डिसएग्री करते होंगे। लेकिन पूरी एनालिसिस के साथ मैंने आपके सामने कोशिश की है कि हर एक बात को साइंस के लिए रखूं, और आपको जो तैयारी करनी कैसे करनी है सब चीज़ रखी है। और केवल कंसेप्ट ही नहीं, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल डाटा को भी याद रखने होंगे, जो हर साइंस में पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी हो, या चाहे जैसे नोमेनक्लेचर को देने वाले कौन है, इसे खोज करता है बैक्टीरिया के, ये सब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये सब चीज़ें, वैक्सीन वगैरह, ये सब जो है सब चीज़ आपको डाटा वगैरह आपको याद भी रखने होंगे। तो मैंने कहा ना 22+ ऐसे ही नहीं आएंगे, इसके लिए मेहनत और एक मैंने कहा ना, चिंता ना करें, चिंतन करें और बुद्धिमान बनने की कोशिश करें, विद्वान बनने की कोशिश ना करें। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप करें, आप स्वतंत्र हैं। बाकी हम अगले वीडियो में एक अगले अपडेट के साथ, एक अगली स्ट्रेटजी, आपकी एग्जामिनेशन ALP टेक्नीशियन की क्या है, कब तक होगी, जेई की कब तक आ सकती है, हर एक बात हम करेंगे अगले वीडियो में। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चेक जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।